जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ की जो 2022 जून की तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्नोत्तरी की सीरीज 12 है। इससे पहले हमने 11 तक की प्रश्नोत्तरी देख ली थी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जून 2012 की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। अगर दोस्तों आप हमारा जो पिछले साल की जो तैयारी थी, एक जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो हम तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी से है। क्या है कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो एनटीए का पैटर्न है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। तो उसी हिसाब से अब हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेबस वाइज सिलेबस हर चीज़ देखी जाएगी, जो भी पॉइंट्स हैं उनको भी डिटेल्ड में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं। तो 72वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि असर्शन कथन दिया हुआ है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। इसके लिए तर्क दिया हुआ है। इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो यहाँ पे ये तो गलत लग रहा है पर ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्यों? वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। ये कथन तो सत्य है। तर्क है कि इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है, किंतु तर्क में दिया गया है कि सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है, और ये नहीं होने की वजह से ही ये कथन असत्य है, जबकि सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे कथन सही हो गया और जो तर्क दिया हुआ है वो गलत हो गया। फिर प्रश्न है कि असर्शन कथन दिया हुआ है कि प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्ध छाया दिखाई पड़ी है। ये तो यहाँ पे सही हमें लग रहा है। फिर है कि तर्क दिया हुआ है, इसीलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित किया गया है। ऐसा तो नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए और आर, ए सही आर गलत है, तो ऑप्शन सी है। तो प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी। ये कथन तो सत्य है, जबकि तर्क है कि इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। ये असत्य है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन दिया हुआ है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। इसमें क्या है दोस्तों कि जो है कथन तो सत्य है पर जो तर्क दिया हुआ है वो असत्य है। तो ए सही और आर गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी में कल्पना भाव प्रवणता अत्यधिक होने से हमें वास्तविक जगत एवं मिथ्या जगत को समझने में सहायता होती है, किंतु कहानी में अपनी क्षमता से अधिक भाव तथा दशा बताई जाती है। अतः कहानी छोटे मुंह बड़ी बात की लोकोक्ति को सत्य करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित कर सकती है। अतः दिया गया जो तर्क है वो गलत है। कथन सही है, तर्क गलत है। फिर अगला प्रश्न है जिसमें कथन दिया हुआ है, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है। तर्क ये है, ये तो सही है, तर्क ये है कि इसीलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ए सही और आर गलत, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु
पुरुष अस्तित्व की विसंगतियों में नारी को मनोस्थिति तथा सामाजिक दशा को दर्शाता है, ना कि नकारता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहाँ पे ऑप्शन है लोकापतन, चिदंबरा, गीत हंस, ग्राम्या। तो सही उत्तर है चिदंबरा के लिए। पंत की कृति चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1868 ईस्वी में प्रदान किया गया था। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है लोकायतन, पल्लव, ग्राम्या, स्वर्ण किरण आदि। अब बात करते हैं, अब प्रश्न पूछे गए कौन से सूचियों के मिलान करने वाले। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी हुई है और इन दोनों सूचियों को मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 5। अब जाके मुंह माथा नहीं रूप कुरूप, ये कबीर की पंक्ति है। औ मन जन जनि जगत महम चिन्हा, औ मन जनि जगत महम चिन्हा, ये जायसी की है पंक्ति। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये सूरदास जी की है। और फिर है नमामि शमि शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। फिर आगे दिया हुआ है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 दी हुई है और नीचे उसका कूट दिया हुआ है। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। बी से तात्पर्य है कि 5, 1, 2 और 4। अलंकार प्रकाश, ये है भूषण जी का, क्या आ गया 5। फिर है अंग दर्पण, ये हो जाएगा रसलीन का पहला। आलम केली, ये हो जाएगा आलम का। और रतन हजारा, ये हो जाएगा रसनिधि का। ठीक है, तो यहां पे भी दिया हुआ है भाषा भूषण अलंकार प्रकाश का, भाषा वो भूषण जी का है अलंकार प्रकाश। अंग दर्पण है रसलीन का। आलम का है आलम केली और रतन हजारा है रसनिधि का। फिर अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को जिसमें निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसे दोस्तों हम लोग अभी जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं, फर्स्ट यूनिट में हम लोग ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। क्या? बोली का क्षेत्र, कौन सी बोली की कितनी उपबोलियाँ हैं, कौन सी भाषा की कितनी बोलियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यूजीसी नेट JRF और TGT PGT जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी पहाड़ी, इसका हो जाएगा शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी, इसका हो जाएगा गाजीपुर। भोजपुरी, इसका हो जाएगा बिलासपुर। भोजपुरी इसका हो जाएगा, ये 5वां है, ठीक है, बिलासपुर। और मगही का हो जाएगा गढ़वाल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। फिर से देख लेते हैं। पश्चिमी पहाड़ी का हो जाएगा शिमला और मध्यवर्ती पहाड़ी इसका हो जाएगा गढ़वाल, ठीक है। भोजपुरी इसका हो जाएगा गाजीपुर और मगही का हो जाएगा अपना पटना। ये 5 है, ठीक है, 4 नहीं, ये 5 है। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी पहाड़ी शिमला
मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाल, भोजपुरी, गाजीपुर और मगही, पटना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं और रचनाकार को सुमेलित करना है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ पे अष्टयाम दिया हुआ है जो कि नाभादास जी का है। सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 5 और 1। तो अष्टयाम का हो जाएगा नाभादास, ठीक है। वीर सिंह देव चरित, इसका हो जाएगा ये केशवदास। और फिर है रसमंजरी, इसका हो जाएगा नंददास। और फिर केली काल है, इसका हो जाएगा स्वामी हरिदास। तो नाभादास अष्टयाम है नाभादास जी का, वीर सिंह देवचरित केशवदास का, रसमंजरी नंददास का, और फिर है केली काल स्वामी हरिदास जी का। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है गुरु नानक। सबसे पहले सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, 4, 1, 3, 2। गुरु नानक मतलब तलबंडी। फिर है दादू दयाल अहमदाबाद में आए थे, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। धर्मदास बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, उमरिया जिले में। सुंदरदास दौसा, ये आए थे दौसा। तो यहाँ पे गुरु नानक तलबंडी, फिर है दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ और सुंदरदास दौसा। फिर यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2। फिर है भाषा भूषण दिया हुआ है अलंकार पंचाशी, विष्णुपद, कीर्तन, रसविलास। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 1, 5, 4। भाषा भूषण ये हो जाएगा जसवंत सिंह। अलंकार पंचाशी ये हो जाएगा पहला मतीराम। फिर दिया हुआ है विष्णुपद कीर्तन, ये हो जाएगा रसनिधि। और अंत में दिया हुआ है रसविलास, ये हो जाएगा हमारा चिंतामणि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णुपद कीर्तन, रसनिधि, रसविलास, चिंतामणि, ये ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 5। स्वामी हरिदास मधुरोपासक, मलूकदास जी ये निर्गुणोपासक हैं। कणापा ये निरीश्वरवादी हैं। और अंत में है कुतुबन, ये इकेश्वरवादी हैं। तो स्वामी हरिदास मधुरोपासक है, मलूकदास निर्गुणोपासक है, कणापा निरीश्वरवाद हैं और कुतुबन इकेश्वरवादी हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहां पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कविताओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कविताओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो ये है ऑप्शन बी, 2, 3, 4 और 1। अब अज्ञे जी का है नदी के बांक पर छाया, ये अज्ञे जी का है। आज नदी बिल्कुल उदास है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी का है। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है।
फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्य के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों, उसमें से सही उत्तर ये है ऑप्शन बी, 4 3 2 1। मृत्यु के प्रश्न ये हो जाएगा आत्मजयी का नचिकेता से संघर्षरत पात्र। फिर कामाध्यात्म प्रश्न से ये हो जाएगा उर्वशी का जूझता पात्र पुरुरवा। फिर युद्ध के प्रश्न ये हो जाएगा संशय की एक रात जूझता पात्र का राम। और फिर मृत्यु के प्रश्न से पात्र हो जाएगा कामायनी का जूझता, अपनी दुर्बलताओं, इसका हो जाएगा कामायनी का जूझता मनु। तो यहां पे सही तरीके से दिया हुआ है कि मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र आत्मजयी नचिकेता। फिर कामाध्या के प्रश्न से उर्वशी का पुरुरवा जूझता पात्र। फिर है युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता पात्र राम। फिर अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र वो कामायनी का मनु है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कूट देख लेते हैं और सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिसमें ऑप्शंस हैं 4 1 2 और 3। रामधारी सिंह दिनकर दिल्ली। राम कुमार वर्मा रचना है एकलव्य। राम नरेश त्रिपाठी रचना है पथिक। केदारनाथ सिंह रचना है जमीन पक रही है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है बात बोलेगी। फिर अगला प्रश्न है, काफी लंबा प्रश्न है ये, और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कथन है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये कहा है उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी के लिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी के लिए उन्होंने कहा है। फिर है दूसरा, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। ये उन्होंने कहा है महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के बारे में कहा है। फिर तीसरा है कि कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो ये उन्होंने कहा है सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। फिर है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। ये इन्होंने कहा है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो यहाँ पे अगर उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 4 1 3 5 1 3 4। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो नाच्यों बहुत गोपाल, ये है दलित जीवन पर आधारित है। फिर है सूरज का 7वां घोड़ा, ये इलाहाबाद का परिवेश व्यक्त करता है। फिर है मुझे चांद चाहिए, ये रंगमंच और सिनेमा संसार के बारे में बताता है। और गली आगे मुड़ती है, ये वाराणसी का जो शैक्षिक परिसर है उसके बारे में बताता है।
ठीक है, तो वर्ण विषय इनका ही है। नाच्यों बहुत गोपाल दलित जीवन पर, सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश पर, मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार पर, गली आगे मुड़ती है वाराणसी का शैक्षिक परिसर पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है। 3, 1, 4, 5। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कहता है कि उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो सही है वो है कि राग दरबारी, ये है शिवपालगंज। इस प्रकार का प्रश्न अब की पूछा था 26 दिसंबर को, जो 2021 में एग्जाम हुआ था 26 दिसंबर का, उसमें ये इस टाइप का प्रश्न पूछा था। फिर है अंतिम अरण्य, ये है बहादुरगंज। और बसंती, ये है क्या है, ये महानगर दिल्ली। और फिर अंत में दिया हुआ है कोरजा, ये है बस्तर का मध्य प्रदेश का बस्तर। ठीक है, तो ये सही उत्तर है और इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी 4, 1, 5, 2। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उपन्यास, उपन्यासकार और उनका परिवेश। श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी, शिवपालगंज इसका परिवेश है। निर्मल वर्मा उपन्यासकार हैं किसके, अंतिम अरण्य के, बहादुरगंज इसका परिवेश है। भीष्म साहनी का उपन्यास है बसंती और इसमें महानगर दिल्ली का परिवेश है। और मेहरुन्निसा परवेज, ये कोरजा इनका उपन्यास है जिसमें बस्तर मध्य प्रदेश का वर्णन है, मध्य प्रदेश का परिवेश चित्रित किया गया। फिर है बात करते हैं कि अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इस टाइप का प्रश्न भी पूछा गया था पात्र वाला। तो इसमें जो गदल लिखा हुआ है वो है निहाल। फिर गुलकी बन्नो ये हो जाएगा मिहिर लाल। और फिर है पिसनहारी का कुआं। पिसनहारी का कुआं की अगर बात की जाए तो ये पहले पे चला जाएगा गोमती। और फिर अंत में दिया हुआ है एक ठहरा हुआ चाकू, ये हो जाएगा मिन्नी। तो यहाँ पे सही उत्तर अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए है 3, 4, 1, 2। गदल कहानी है, कहानीकार है रांगे राघव और पात्र है निहाल। गुलकी बन्नो कहानी है, कहानीकार है धर्मवीर भारती, पात्र है मिहिरलाल। पिसनहारी का कुआं कहानी है, कहानीकार है प्रेमचंद और पात्र है गोमती। एक ठहरा हुआ कुआं कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश और पात्र है मिन्नी। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, और प्रश्न में ये कह रहा है कि नीचे दिए गए निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे बल कम खुद, ये है नामवर सिंह जी का। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, नामवर सिंह जी का है, सही है। फिर है दूसरा बबूल और कैक्टस, ये रामदरस मिश्र जी का है। ठीक है, फिर इसके बाद है विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अंत में दिया हुआ है कन्यादान, ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का पांचवा। बकलम खुद, नामवर सिंह इसके लेखक हैं। बबूल और कैक्टस के रामदरस मिश्र हैं। विचार और वितर्क के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कन्यादान के अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। और आधुनिक साहित्य के हैं नंद दुलारे वाजपेयी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न में यह कह रहा है कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो नाटक हैं और नाटककार दिए हुए हैं, नाटककारों को नाटकों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले है सुरेंद्र वर्मा, इनका हो जाएगा सेतु बंध। उसके बाद है हमीदुल्ला, इसका हो जाएगा दरिंदे। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, इनका हो जाएगा मरजीवा। और अंत में है शंकर शेष, इसका हो जाएगा पोस्टर।
तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। सुरेंद्र वर्मा, सेतुबंध, हमीदुल्लाह दरिंदे, मुद्रा राक्षस, मरजीवा, शंकर शेष, पोस्टर और दया प्रकाश सिन्हा इतिहास चक्र। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को, यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो है कितना अकेला आकाश, ये हो जाएगा नासिरा शर्मा, सॉरी ये हो जाएगा नासिरा शर्मा का नहीं, ये हो जाएगा नरेश मेहता का। फिर है जहां फव्वारे लहू रोते, ये है नासिरा शर्मा का। फिर है आंखों देखा पाकिस्तान, इसका हो जाएगा कमलेश्वर जी का है ये। और फिर है अंत में अंतहीन आकाश, इसका है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा का, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का और एक लंबी चाह रमेश चंद्र शाह जी का है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनसे संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कूट देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 2 3 1 5। तो रचनावाद है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस विचारक हैं। अस्तित्ववाद सिद्धांत के विचारक अल्बर्ट कामू है। मूल्य सिद्धांत के विचारक I.A. रिचर्ड्स हैं। यथार्थवाद के विचारक जॉर्ज लूकास है और अभिव्यंजनावाद के विचारक बेनेडेत्तो क्रोचे हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचक हैं और उनकी कृतियां दी हुई हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, ये हैं नई कविता के प्रतिमान, इनकी आलोचनात्मक कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका तीसरा है कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान, इनका है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और शिव कुमार मिश्र, इनका है भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो यहाँ पे दिया हुआ है लक्ष्मीकांत वर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और शिव कुमार मिश्र का है भक्ति काव्य और लोक जीवन। और अंत में है मुक्ति बोध, इनका है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब दोस्तों दिया हुआ है क्या, अपठित गद्यांश। अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को आगे दिए गए जो प्रश्न हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो ये अपठित गद्यांश है, हमें पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि ज़्यादा समय भी ना लगे और हमें समझ में भी आ जाए, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो इसी गद्यांश से ही पूछे गए होते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये कहता है कि प्रतीक के आकलन का आधार क्या है। प्रतीक के आकलन का आधार है अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रतीक के आकलन का आधार अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा है, जबकि व्यक्तिगत अनुसंग ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर अनिवार्यतः मूर्त होना, वस्तु का चित्रांकन करना, ये तीनों असंगत हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बिंब ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर मूर्त नहीं होता है, ये असत्य है। बिंब विधान में तार्किक संगति रहती है, ये भी असत्य है। बिंब विधान बहुत से विशृंखल क्षणों का समुच्चय नहीं है, ये भी असत्य है। बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है, तो ये सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतीक में तार्किक संगति
अवश्य रहती है, ये तो सत्य है। प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है, ये भी सत्य है। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, ये भी सत्य है। प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है, ये असत्य है जबकि असंभव है। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही है। गद्यांश अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन है प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, जबकि अन्य कथन जो हैं वो सारे सही हैं। प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है। ठीक है, ये कथन असत्य है, मतलब ऑप्शन डी जो दिया हुआ है प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है, वो असत्य है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तार्किक संगति बिंब की तीव्रता को बढ़ाती है, ये असत्य है। प्रतीकों में तार्किक संगति का अभाव होता है, ये भी असत्य है। बिंब के संगठन में अभौतिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम नहीं होता है, ये भी असत्य है। बिंब का ढांचा अनुसंगति नियमों द्वारा बुना जाता है, ये सत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सत्य है। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो सही कथन है दोस्तों, बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने देखे। आगे की वीडियो में मिलते हैं किसी और प्रश्नों के साथ, किसी और सीरीज के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तो तैयारी कर लो, उसके साथ बने रहें। इसी तरह से हम प्रश्नोत्तरी और डिटेल्ड वाली क्लासेस करते रहेंगे, जो कि परीक्षा के पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।